फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जर्नल साइकेट्री कि साइकेट्री में जनरली क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एपिडेमियोलॉजी ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हम देखेंगे सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग, देन एग्जामिनेशन इन साइकेट्री और फिजिकल और हाउ टू हैंडल दैट पेशेंट एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग टू साइकेट्री। तो सबसे पहले साइकेट्री क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय साइकेट्री। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो क्यूरीन एंड गुटमैन ने दिया था 1949 में, जिन्होंने बोला था साइकेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन हुज स्पेशल प्रिंस इज द स्टडी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स एंड डिग्री ऑफ मेंटल हेल्थ हाउएवर कॉज। मीन्स साइकेट्री एक ऐसा ब्रांच है मेडिसिन का जो स्पेसिफिकली प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और उन डिसीजेस की स्टडी में लगा है जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, और हर टाइप के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाली चीज़ें और उनकी डिग्री और उनके कॉजेज़ की जो पढ़ाई है या ब्रांच है वो हमारी साइकेट्री है। स्लेटर एंड रॉथ ने 2006 में डेफिनेशन दी, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच साइकोलॉजिकल फिनोमेना आर इम्पॉर्टेंट एज कॉज, साइन एंड सिम्टम और एज अ क्यूरेटिव एजेंट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में साइकोलॉजिकल फिनोमेना को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, तो स्लेटर एंड रॉथ ने उसी में एड ऑन करके इसे ब्रांच ऑफ मेडिसिन बताया जहाँ पे साइकोलॉजिकल फिनोमेना, उनके कॉज, साइन और सिम्टम और उनके क्यूरेटिव एजेंट्स, मेडिसिन या और अदर थेरेपीज, वो इम्पोर्टेंस वहाँ पे हाईलाइट की। देन कैम्पबेल साइकेट्री बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 532 इन 2004 they have mentioned that psychiatry is a medical specialty concerned with the study, diagnosis, treatment and prevention of behavior disorders। क्योंकि behavior related भी जितने अल्ट्रेशंस होते हैं वो ही देखने को मिलते हैं हमको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में। तो वाइडली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो है कैम्पबेल साइकेट्री की। देन वी हैव क्लासिफिकेशन। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को या डिसीजेस को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, हमारे पास दो मैनुअल्स हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को डिवाइड या क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो वन इज़ ICD, दैट इज़ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, जो कि WHO के द्वारा कलेक्ट की जाती है, बनाई जाती है, और दूसरा है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा बनाई जाती है। इन दोनों के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन को हम मानते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसके क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं ICD-10 और DSM-5 के। अब DSM-4 जो है यहाँ पे मेंशन्ड है, बट हम आजकल करेंटली DSM-5 को प्रेफर कर रहे हैं, अपडेटेड वर्जन इसका आ चुका है। तो डिसऑर्डर्स जो कवर्ड हैं ICD-10 में वो हैं सारे, DSM-5 में सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। हम आगे देखेंगे कि ICD-10 में सारे डिसीज़, जितने भी डिसीज़ हैं उन सब का क्लासिफिकेशन है। टोटल 22 चैप्टर्स में सारे डिसीजेस को सम अप करके रखा गया है। देन एक्सेप्टेबिलिटी जो है ICD-10 की यूनिवर्सल है, क्योंकि वो WHO द्वारा बनाई जाती है, और DSM की लिमिटेड है, फ्यू नेशंस में ही उसको फॉलो किया जाता है। पब्लिश कौन करता है ICD-10 को? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। DSM को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। देन कॉमनली यूज्ड एज, तो ICD-10 जो है वो सिंगल एक्सिस डायग्नोसिस है, यानी कि एक क्लिनिकल मैनुअल है, ठीक है, और 3 एक्सिस जो है रिसर्च डोमेन के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किए। तो प्राइमरी डायग्नोसिस, डिसेबिलिटी और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, मतलब और क्या क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है उस पर्टिकुलर डिसीजेस के, वो बताए गए हैं। बल्कि DSM-5 में मल्टी एक्सियल अप्रोच बताई गई है, क्योंकि सिर्फ ये मेंटल हेल्थ को फोकस है। तो कई बार होता है कि कुछ डिसीजेज या कुछ डायग्नोसिस या प्रोटोकॉल जो है वो DSM-5 से इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। तो एक्सेसेस इसमें डिवाइड किया। एक्सेस 1 में क्लिनिकल साइकेट्रिक डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है, एक्सेस 2 में पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बताया गया है, एक्सेस 3 में जनरल मेडिकल कंडीशंस के बारे में, 4 में साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th एक्सेस में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग एंड करंट इन पास्ट 1 ईयर, कि उस पर्टिकुलर कंडीशन की क्या फंक्शनिंग रही है।
इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, DSM-5 इज द लेटेस्ट डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल एंड विच डज नॉट रिकमेंड मल्टी एक्सियल अप्रोच। यहाँ पे DSM-4 का डिस्क्रिप्शन है, बट DSM-5 जो अब आई है, अपडेटेड वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है, उसमें एक्सियल अप्रोच नहीं बताई गई है डायग्नोसिस के लिए। देन इन इंडिया बोथ DSM एंड ICDs आर फॉलोड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पर्पसेस। देन 22 चैप्टर्स कौन से हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ में, ये 2010 वर्जन है, अब इसका भी अपडेटेड वर्जन आ चुका है, तो अगर आप रेफ़र करना चाहें तो प्लीज़। तो इसमें 22 चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 1 सर्टेन इन्फेक्शंस एंड पैरासिटिक डिसीजेस, चैप्टर 2 दैट इज़ न्यूप्लाज्म और ट्यूमर्स, देन चैप्टर 3 इज डिसीज ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड सर्टेन डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग इम्यून मैकेनिज्म, Chapter 4 is in endocrine, nutritional and metabolic diseases, and Chapter 5 जो कि हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ या बिहेवियरल डिसऑर्डर जिसमें आते हैं, वो है Chapter 5 ऑफ ICD। देन Chapter 6 में नर्वस सिस्टम के डिसीजेस, Chapter 7 में डिसीजेज ऑफ आई एंड एडेनेक्सा, 8 डिसीजेज ऑफ ईयर एंड मेस्टॉइड प्रोसेस, डिसीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन Chapter 9, डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन Chapter 10, देन सो फोर्थ एंड सो। तो यहाँ पे टोटल 22 जो चैप्टर्स हैं वो डिवाइड किया गया, और कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीजेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। तो हमारे लिए यहाँ पे पर्टिकुलरली चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है चैप्टर 5 में आते हैं ICD के। देन मेंटल हेल्थ सेंसस, तो सेंसस डाटा के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि डिसऑर्डर और उनके लाइफ टाइम प्रिविलेंस को अगर हम परसेंटेज में देखें तो कितना है। तो फर्स्ट इज एनी टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर जिसका लाइफ टाइम प्रिविलेंस है 28.8%, मतलब 100% पॉपुलेशन में से या आपकी पूरी होल लाइफ में से, अगर आप 100 साल जी रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 100 साल में से आपको 28.8% चांसेस है कि आपको एंजाइटी होगी ही, एंजाइटी डिसऑर्डर होने के, ठीक है। देन पैनिक डिसऑर्डर 4.7%, एग्रोफोबिया और विदाउट पैनिकिंग दैट इज 1.4%, स्पेसिफिक फोबियाज 12.5, सोशल फोबियाज 12.1, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर दैट इज 5.7, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और डिसऑर्डर 6.8%, देन मूड डिसऑर्डर्स 20.8%, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स 16.6%, dysthymia 2.5%, bipolar disorders 3.9%, in that only impulse control disorder 24.8%, oppositional deficient disorder that is 8.5%, conduct disorder that is 9.5%। इसके अलावा हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर 1.6%, सेपरेशन एंजाइटी 5.2 डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ सेपरेशंस, attention deficit hyperactivity 8.1, intermittent explosive that is 5.2, substance disorder 14.6, alcohol abuse 13.2, alcohol dependence 5.4, drug abuse 7.9%. These are the lifetime prevalence of such disorders. Next we have examination, which is the most important part of the any psychiatric disorder will be. तो एक कंप्लीट साइकेट्री वर्कअप जिसमें पेशेंट्स की ये सारी पॉइंट्स कवर हो, ठीक है। सबसे पहले साइकेट्रिक हिस्ट्री, तो साइकेट्रिक हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, कैसे वो चीज़ ओरिजिनेट हो रही है, डाटा पेशेंट मतलब किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। देन उनकी चीफ कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, सम केसेस में हम साइकेट्रिक इलनेस में जो केयर टेकर्स होते हैं, जो उनकी केयर करते हैं उन पेशेंट्स की, उनसे भी हिस्ट्री लेते हैं, बिकॉज पेशेंट जो है वो एक वेल ओरिएंटेड फेज में नहीं होते हैं, तो उनकी चीफ कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू केयर टेकर्स भी हम कंसीडर करेंगे। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कब से चालू हुआ, कैसे हुआ, ऑल दैट। देन पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री हैज़ टू बी मेंशन while diagnosing or approaching the patient. Then second part is mental status examination. First part is psychiatric history, then mental status examination. तो इसके लिए हम MMSC जो है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, उसका क्वेश्चन भी फॉलो कर सकते हैं जो ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया है।
इन पर्टिकुलर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है बोलना चाहिए जिस पे हम फोकस करते हैं. तो फर्स्ट इज अपीयरेंस एंड बिहेवियर, जिसमें क्या आता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कि आप अपने अपीयरेंस और बिहेवियर से कैसे हैं. देन बिहेवियर एंड साइकोमोटर एक्टिविटी, मैनर्स कैसे हैं, टिक्स है क्या, गेट कैसा है उस पर्टिकुलर पेशेंट का, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है. देन जनरल डिस्क्रिप्शन, पोस्चर, क्लोथिंग सेंस, हेयर, नेल्स, लुक की वो एज या फेशियल और स्किन टोन के अकॉर्डिंग वो यंग है, वॉइस कैसी है, ये सारी चीज़ें जनरल डिस्क्रिप्शंस में आ जाएगी. तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपके अपीयरेंस एंड बिहेवियर में इंक्लूड होते हैं. फिर हम देखेंगे स्पीच, बोल कैसे रहें, रैपिड, स्लो, प्रेशर्ड, इमोशनल, लाउड, इकोलैलिया दैट इज रिपीटेशन ऑफ एग्जामिनर्स कमांड एंड सो ऑन. देन मूड एंड अफेक्ट. तो मूड एंड अफेक्ट क्या होता है पहले हम ये समझेंगे. मूड होता है परवेसिव एंड सस्टेन्ड इमोशन दैट कलर्स द पर्सन्स परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स मेरे मूड के अकॉर्डिंग मेरा परसेप्शन होगा, या ऐसी चीज़ें, ऐसे इमोशन जो मेरे परसेप्शन को अफेक्ट करते हों. अगर मैं बहुत खुश हूँ तो मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा, अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे सब कुछ से दुख नज़र आएगा. ये हमारा मूड का एग्जाम्पल है. अफेक्ट क्या है कि हमारे इनर एक्सप्रेशन या हम जो अंदर से फील करते हैं उसको हम किस तरीके से बाहर निकालते हैं. जो अंदर से दुखी इंसान होगा या तो वो बाहर भी सबको दुखी देखेगा या वैसी बातें करेगा कि हमको लगेगा अरे ये तो बहुत दुखी है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं वो अंदर से दुखी होते हैं. सो दैट इज़ अफेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ अफेक्ट है वो. देन आता है हमारा थिंकिंग एंड परसेप्शन. तो थिंकिंग में या परसेप्शन में कैसे सोच रहे हो, फॉर्म ऑफ थिंकिंग क्या है. न्यूरोलॉजिज्म, न्यूरोलॉजिज्म क्या है, कॉइनिंग न्यू वर्ड. पर्टिकुलर डिसीजेस में न्यूरोलॉजिज्म होता है तो जो पेशेंट है वो खुद के वर्ड डिराइव करता है. ठीक है, जैसे हम होता है ना किसी के लिए कोड वर्ड रखते हैं नाम के लिए, तो वो हमें पता होता है सिर्फ. ठीक है. देन लूज एसोसिएशन, तो द आइडियाज एक्सप्रेस सीम अनरिलेटेड. ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई बात हो रही है, ठीक है, और पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल हम किसी डायरी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और अचानक से मैं उसमें एप्पल का डिस्क्रिप्शन देने लगूँ, तो वो एसोसिएशन कैसा है, अनरिलेटेड है. दैट इज लूज एसोसिएशन. देन फ्लो ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग कैसे फ्लो कर रही है. तो प्रोडक्टिविटी, जिसमें आपका फ्लाइट आइडियाज़ मतलब मल्टीपल थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और फिर उड़ जाते हैं. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. देन कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स. तो कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स में पेशेंट जो है वो रियली आप अपने गोल्स को बता पा रहा है, कैसे अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है, एक फ्लो में बात कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम साइकेट्री का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो हम साइकेट्री ही समझाएं, साइकेट्री के बारे में ही बात करें. ये नहीं कि हम इसको पढ़ाते पढ़ाते कोई और टॉपिक में चले गए. दैट विल बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ थॉट. तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ थॉट होना भी इम्पॉर्टेंट है. देन कंटेंट ऑफ थिंकिंग. कंटेंट ऑफ थिंकिंग है प्री ऑक्यूपेशन, पहले से आप जो सोच रहे हो वो. डेल्यूजन, आपको कुछ फील हो रहा है जो एक्चुअल में नहीं है बट आपको लग रहा है. देन ऑब्सेशंस, किसी चीज़ पे काइंड ऑफ एडिक्शन वाली चीज़ जो है वो ऑब्सेशन है, आदत. देन परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस, परसेप्शन में डिस्टर्बेंस है. हैलुसिनेशन एंड इल्यूजन्स, तो इसमें क्या होता है पर्सन को कोई कुछ नज़र आता है या कुछ सुनाई देता है, ऐसी कंप्लेंट्स होती है जनरली. ठीक है. देन डीपर्सनलाइजेशन, तो एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट. ठीक है, या तो खुद से या तो नेचर से या इन्वायरमेंट से. ठीक है, बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल मतलब ही नहीं है. नेक्स्ट इज सेंसोरियम. सेंसेस के बेसिस पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या हमें एग्जामिन करने हैं. अलर्टनेस, ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेशन, मेमोरी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, गूढ़ समझ कैसी है उनकी. देन इंसाइट, तो डिग्री ऑफ पर्सनल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस इन 5 ग्रेड्स और क्यूज. ठीक है, इंसाइट कैसी है. ग्रेड 1 अगर हम मतलब पेशेंट कंप्लीट डिनायल है कि उसको मतलब कोई मतलब नहीं है, वो मान ही नहीं रहा कि उसको इलनेस है. सेकेंड, साइट अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक एंड नीडिंग हेल्प बट डिनाइंग इट एट द सेम टाइम. मतलब पेशेंट को पता है वो बीमार है, ठीक है, बट उसे हेल्प नहीं लेनी है. दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है. ठीक है. देन ग्रेड 3 में अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक बट ब्लेमिंग अदर्स, मतलब
वो बीमार है, उसे पता है, बट वो किसी और को ब्लेम कर रहा है, ठीक है, किसी इंसान को, किसी अदर फैक्टर को ब्लेम कर रहा है. देन ग्रेड 4 इंटेलेक्चुअल इंसाइट. तो एडमिशन ऑफ इलनेस, रिकॉग्निशन दैट सिम्टम्स एंड failure in social adjustment are due to irrational feelings or discipline without applying that knowledge to future experience. मतलब वो एडमिट कर रहा है कि उसको इलनेस है, वो अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर पा रहा है, वो अपने सोशल एडजस्टमेंट को देख रहा है कि कहाँ मैं पीछे हो रहा हूँ, लैग बिहाइंड कर रहा हूँ. देन पर वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है उसको आगे के लिए चेंज नहीं कर रहा, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा आगे के लिए, ठीक है. और ग्रेड 5 ट्रू इमोशनल इंसाइट इसे कहते हैं. इमोशनल अवेयरनेस ऑफ द मोटिव्स एंड फीलिंग विद इन. अवेयरनेस है, मोटिव और फीलिंग भी पता है उनको. ऑफ द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ सिम्टम, द अवेयरनेस लीड्स टू पर्सनैलिटी चेंजेस एंड फ्यूचर बिहेवियर. ओपननेस टू न्यू आइडिया, कंसेप्ट अबाउट सेल्फ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सन्स ऑफ लाइफ. मतलब यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट अवेयर है, इमोशनली अवेयर है, उसके मोटिव्स और फीलिंग उसको पता है, और फिर वो चेंजेस लाता है अपनी पर्सनैलिटी में, ठीक है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट जजमेंट. तो जजमेंट, सोशल जजमेंट दैट इज सब्टल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट दैट कैन बी हार्मफुल टू द पेशेंट. मतलब वो सोशली लोगों को कैसे ले रहा है जो कि उसके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि हमारी सोशल, हम लोग एक सोशल एनिमल है, ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल. अगर वो सोशली इंटरेक्टिव नहीं होंगे दे कैन नॉट बी हैप्पी, ठीक है. देन टेस्ट जजमेंट. तो पेशेंट का प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट ही और शी वुड डू इन इमेजिनरी सिचुएशन, उसका हमको टेस्ट जजमेंट करना है. कि हम अगर फॉर एग्जांपल बोलें कि जैसे IAS के एग्ज़ाम्स आपने वीडियोज़ या शॉर्ट्स देखे होंगे यूट्यूब के, उसमें कैसा होता है कि वो लोग एक सिचुएशन देते हैं, अगर आपको IAS बना दिया गया, ये सिचुएशन दी गई, तो आप क्या करेंगे. वो क्या है, वो जजमेंट को एनालाइज करते हैं, उनका जजमेंट लेवल कैसा है वो एनालाइज करते हैं. तो यहाँ पे टेस्ट जजमेंट में हम भी वही काम करते हैं पेशेंट्स के साथ. सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.